ओके, सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जब आप अपना प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं और ऑब्वियसली अगर आप लेट से एक प्रोडक्ट पे ऑन एवरेज 50 रुपए का प्रॉफिट रख के भी अगर उसको सेल कर रहे हैं, तो आपके सर्टेन टारगेट्स होंगे माइंड में कि मुझे मंथली लेट से 50,000 रुपये अर्न करने हैं, मुझे मंथली जो है 1 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए अर्न करने हैं। तो यू नीड टू कैलकुलेट हाउ मेनी प्रोडक्ट्स यू नीड टू सेल मंथली, और उसी के बेस पे आप अपना जो सेलिंग स्ट्रेटजी है उस पे काम करेंगे कि अगर 50 रुपए के हिसाब से लेट्स से यू वांट टू अर्न लेट्स से 50,000 रुपीज। ठीक है, तो आपको कम से कम 1,000 प्रोडक्ट्स अपने मंथली सेल करने होंगे। इसीलिए जो बात मैं आपको बता रहा था कि कल जो हमने बात डिस्कस भी की थी कि जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट की सोर्सिंग फ्रॉम द स्क्रैच आपके हाथ में होगी, आप उतना बेहतर प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं, आप उतनी बेहतर उसकी प्राइसिंग सेट भी कर सकते हैं, बिकॉज दैट प्रोडक्ट इज़ यूनिक। उस प्रोडक्ट का कोई और सेलर नहीं है। तो एक मार्केट प्राइस होती है हर चीज़ की, ठीक है, लेकिन सिमिलर प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट प्राइसेस पे भी सेल होते हैं डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड इमेज दैट यू हैव क्रिएटेड। ठीक है जी, सो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहला काम जो एक अच्छी इन्वेंट्री मैनेजमेंट से आप कर सकते हैं, दैट इज efficient management of products in your stock. ठीक है जी, so inventory management refers to the strategic control and oversight of all the goods a business holds in stock. It involves tracking, ordering, storing, and utilizing inventory in a way that maximizes efficiency, minimizes your cost, and ensures products are available when customers demand them. It helps you in balancing your supply and demand. जब आपको पता होगा कि exactly कितने products आपकी inventory में available हैं और उस हिसाब से आपकी डिमांड जितनी भी आती है, सो यू यू विल हैव अ बेटर आइडिया कि जी मेरे पास कितने प्रोडक्ट्स हैं, हाउ मच कैन आई फुलफिल, क्या मुझे दोबारा से रीस्टॉक करना पड़ेगा अपनी इन्वेंट्री को और नॉट। ठीक है जी, सो कोर एस्पेक्ट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज मेंटेनिंग अ डेलिकेट इक्विलिब्रियम बिटवीन द सप्लाई ऑफ गुड्स and the demand for those goods. Businesses must accurately forecast customer demand and adjust their inventory levels according to avoid stockouts and overstocking. Proper inventory management ensures that products are available to meet customer needs without excess holding cost. अच्छा, एक काम करते हैं, मैं ये पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, so you can just read all the theory. हम just heading to heading मूव करते हैं। ठीक है जी, so effective inventory अगर आप मैनेज करेंगे, so it's gonna help you in minimizing your cost and optimizing sales. उससे होता ये है कि फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक ऑर्डर क्रिएट होते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, एंड देन यू रियलाइज कि जी इन्वेंट्री तो आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। तो वो जो ऑर्डर्स आपके पास आए वो भी आपको कैंसिल करने पड़ते हैं। कस्टमर की नज़र में भी आपका जो है ना एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता कि अगर प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक थे, यू शुड हैव मार्क देम आउट ऑफ स्टॉक। या अगर आपने टाइमली अपनी इन्वेंट्री को रीस्टॉक नहीं किया तो भी एक प्रॉब्लम आपके पास आ सकती है। दैट्स व्हाई व्हेन यू नो, आप एक टारगेट सेट कर लेते हैं कि अच्छा जी लेट्स से मेरे डेली ऑर्डर्स 10 ऑर्डर्स मैं डिलीवर करता हूँ, या लेट्स से चलें 10 ऑर्डर्स में डिलीवर करता हूँ, और अब आपके पास इन्वेंट्री में पीछे 50 प्रोडक्ट्स रहते हैं। नाउ यू नो कि मेरे पास अगले 5 दिन की इन्वेंट्री है और मेरे पास ऑर्डर इस प्रोडक्ट के रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं। सो व्हाट यू गोना डू, आप ऑलरेडी अपने सप्लायर को इंटिमिडेट कर देंगे कि जी आपने न्यू मुझे स्टॉक प्रोवाइड करना है। ठीक है, सो इट्स गोना हेल्प यू इन ऑप्टिमाइजिंग योर सेल्स इन अ बेटर वे। ठीक है जी, इट ऑल्सो हेल्प्स यू मिनिमाइज योर होल्डिंग कॉस्ट एज वेल। लेट्स से कि आपके पास, आप जहाँ पे भी अपना प्रोडक्ट स्टोर करवा रहे हैं वो आपसे लेट्स से पर पीस चार्ज कर रहे हैं, सो यू विल हैव अ सर्टेन आइडिया कि हाउ मच इन्वेंट्री इज इन द वेयर हाउस। तो मैं उस हिसाब से ही फिर आपकी जो बिलिंग होगी वो भी जनरेट होगी, तो इट्स गोना हेल्प यू इन मिनिमाइजिंग योर दोस कॉस्ट एज वेल।
ठीक है, it's gonna help you in minimizing your ordering cost as well, because if everything around you is sorted, ठीक है, and you know कि जी किस फ्रीक्वेंसी से मेरे पास ऑर्डर्स डिलीवर हो रहे हैं, तो आप अपनी जो प्रोजेक्शंस हैं वो भी प्लान कर सकते हैं कि जी ये प्रोडक्ट मेरा फ्रीक्वेंटली सेल हो रहा है, तो मैं इसकी ज़्यादा इन्वेंट्री में मंगा सकता हूँ। जब आप ज़्यादा इन्वेंट्री मंगाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, आपकी कॉस्ट कम होती है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप उसकी जो है सेलिंग प्राइस आप उसकी अगर सेट करना चाहते हैं, उसको सेम रखना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, दैट्स अगेन अनदर टॉपिक। बट ये है कि हाँ, आपको जब इन्वेंट्री का सर्टेन आइडिया होगा, देन द कॉस्टिंग विल बी इन योर कंट्रोल कि आप उसको एक अच्छे प्राइस पे भी परचेज कर पाएंगे डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्शंस। ठीक है जी, अगेन इट्स गोना हेल्प यू ऑप्टिमाइज योर सेल्स, क्योंकि जब आपकी इन्वेंट्री कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगी एंड योर सेल्स आर कमिंग इन, सो इट्स गोना हेल्प यू in generating regular profits on regular basis। ठीक है जी, इसके साथ साथ अच्छी इन्वेंट्री मैनेजमेंट से आपकी जो ऑब्सोलेंस है उसको भी आप नैरो डाउन कर सकते हैं। उससे होता ये है, फॉर एग्जांपल, कि आपकी कुछ इन्वेंट्री स्टक हुई हुई है, ठीक है, और वो प्रोडक्ट्स आपके सेल नहीं हो रहे, तो जब आपके पास रिपोर्टिंग होगी उसकी प्रॉपर कि जी मेरे पास ये प्रोडक्ट्स हैं जो कि लेट से पिछले एक हफ्ते से, पिछले एक महीने से इनके ऑर्डर्स नहीं आए हैं मेरे पास, तो जब आपका सप्लायर आपसे बोलेगा कि जी ऑर्डर्स में आपको ये प्रोडक्ट में आपको और डिलीवर कर दूं, देन यू कैन से नो कि नहीं, मुझे और जो है ना एक्सेस बाइंग इस हिसाब से नहीं करनी है कि जो प्रोडक्ट मेरे सेल नहीं हो रहे हैं, आई एम गोना बी परचेजिंग देम एज वेल। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फाई रहता है आपका, उनको कोई किसी किस्म का जो है ना कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं मिलता है प्रोडक्ट प्रोडक्ट के आउट ऑफ स्टॉक होने के हवाले से। यू कैन मैनेज योर कैश फ्लो एज वेल वंस यू नो कि जी कितने प्रोडक्ट्स मेरे आउट हो रहे हैं, कितने प्रोडक्ट्स मेरे इन हो रहे हैं, सो यू विल हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर अकाउंट्स एज वेल। ठीक है जी, और ऑब्वियसली जब आपकी ये सारी कॉस्टिंग आप मैनेज कर रहे होंगे, देन आपकी जो परचेजिंग कॉस्ट है वो भी सेव होती है, and you will be in a better position to generate more profits with a good inventory management solution। ठीक है जी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी आपको मिल जाती है once you have your inventory sorted and you know कि जी where do I stand with what products। तो लेट्स से आप दराज से डील कर रहे हैं, आपने दराज को कहा कि जी दराज मेरी जो है ना फुलफिलमेंट आप देखोगे, बट उसकी इन्वेंट्री का जब रिकॉर्ड आपके पास होगा, then you will be in a better position to restock your items, and उसकी वजह से आपके जो logistics के operations हैं वो भी disturb नहीं होंगे। You can do a good demand forecasting as well, जैसे हमने discuss किया कि once you have a certain idea about the products that you have that you are uh, getting short of, तो आप उसकी बेस पे better अपनी projections बना सकते हैं कि कौन से products अब मुझे नेक्स्ट फेज में परचेज करने हैं और कितनी क्वांटिटी उसकी परचेज करनी है। ठीक है, एंड your big business becomes agile because of all these efforts. Once everything is sorted, once everything is clear, then you are in a better position to run your business with more and by like to generate more profits and running your processes smoothly। अच्छा, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री की अगर बात करें तो सिर्फ हम लोग अभी ई कॉमर्स में रेडी प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, जबकि इन्वेंट्री आपकी डिफरेंट तरीके की भी हो सकती है। फॉर से बहुत सारे सप्लायर्स हैं जो कि रॉ मटेरियल्स में डील करते हैं, ठीक है। अब लेट से मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कि कुछ केमिकल आइटम्स प्रोवाइड करते हैं, या कुछ ऐसी, एक फ्रेंड है मेरा, ही इज सेलिंग थर्मोपोल्स, लेट से उसकी थर्मोपोल की फैक्ट्री है, ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स ज़्यादातर सोर्स मटेरियल मटेरियल या रॉ मटेरियल कहलाते हैं, जो अभी अपनी फाइनल शक्ल में नहीं है, लेकिन बहुत सारे बिजनेसेस इन प्रोडक्ट्स को मोल्ड करके, इन प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करके अपना फाइनल प्रोडक्ट रेडी कर लेते हैं। सो एक वे टू फॉर अ गुड सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस इज दैट यू टेक होल्ड ऑफ द रॉ मटेरियल्स एंड देन यू सप्लाई दीज रॉ मटेरियल्स टू एवरीवन। और इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं
ऑटोमोटिव के जितने भी पार्ट्स होते हैं, लेट्स से इवन मोटरसाइकिल के ब्रेक शूज से लेकर, देन उसके बाद जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो केमिकल्स यूज होते हैं, लोग उन केमिकल्स को का रॉ मटेरियल क्रिएट करते हैं। इसके अलावा जैसे एग्जांपल के तौर पे फैब्रिक के बटन, जिपर्स और थ्रेड्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स स्टोर्स के लिए सर्किट बोर्ड, वायर्स, कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स, ये सब वो चीज़ें हैं जो कि इंडिविजुअली बेसिस पे, या हो सकता है कि इंडिविजुअल यूनिट आपसे लोग परचेज ना करें, बट जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं, दे माइट बी लुकिंग फॉर दीज प्रोडक्ट्स। शिपिंग प्राइस दराज की सेट होती है, वो उनके पास उनकी लिस्ट होती है कि इंटरसिटी आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितने का मिलेगा। उसके लिए जब आप दराज पे अपने स्टोर में प्रोडक्ट अपडेट कर रहे होते हैं, तो वो आपसे उस प्रोडक्ट की पूरी डायमेंशंस, उसका वेट, वो सब चीज़ें पूछता है, जिसकी बेस पे वो आपको सजेस्ट करता है कि इसकी डिलीवरी प्राइस क्या हो। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि वर्क इन प्रोग्रेस होते हैं। इसकी मिसाल ऐसी होती है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो रॉ फॉर्म में नहीं है, बट रॉ फॉर्म से थोड़ा एक स्टेप आगे हैं। ठीक है, लेट्स से कि एक आप इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप एक सर्टेन शेप में यूजर्स को सप्लाई करते हैं, एंड उसके बाद यूजर उस पर अपनी केसिंग पुट इन करता है, उसको जो एड ऑन्स करने होते हैं वो एड ऑन करता है, एंड देन उसके बाद दे बेसिकली सेल इट। तो ये प्रोडक्ट्स भी आप ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स या प्रोडक्शन कंपनीज को सेल करते हैं, जो कि आपकी उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए इट्स जस्ट वन स्टेप फर्दर फ्रॉम द रॉ मटेरियल, एंड देन दे बेसिकली सेल इट टू देयर कस्टमर्स। फिनिश्ड गुड्स की एक इन्वेंट्री होती है, ठीक है, जिसमें जिसकी अगर हम बात करें तो वो एक्चुअली वही प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि बिल्कुल रेडी हैं टू सेल। ठीक है, उसकी मिसाल हमने यहाँ पे देखी कि जी प्रिंटेड बुक्स विद कवर्स, फुली बाउंडेड एंड रेडी फॉर शिपिंग, या अगर कोई रेडी एंड असेंबल्ड टॉयज हैं, ठीक है, दे आर कंसिडर्ड एज फिनिश्ड गुड्स। इसके अलावा एवरीथिंग जो अभी इनफैक्ट हम कल भी देखेंगे, या जो आप चीज़ें प्रोडक्ट्स देख रहे होते हैं, वो ज़्यादातर फिनिश्ड गुड्स की सेक्शन में आती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक एमआरओ की इन्वेंट्री आती है, जिसमें मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेशंस की इन्वेंट्री होती है। ठीक है, उसमें वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि दैट मे रिक्वायर सम रिपेयर, दैट मे रिक्वायर सम मेंटेनेंस। ठीक है, और आप उसकी इन्वेंट्री स्टॉक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के बहुत सारे लोग हैं जो कि सेकेंड हैंड टायर्स लेट से परचेज करते हैं, और वो उसमें लेट से एक दो पंक्चर हैं, उनकी ट्यूब्स चेंज करनी है, एंड दे जस्ट परचेज इट फ्रॉम यू इन बल्क क्वांटिटी, और वो उसको रिपेयर करते हैं, एंड दे जस्ट सेल इट टू देयर कस्टमर्स। ठीक है, इसी तरह कुछ ऐसे आइटम्स जो कि किसी प्रोडक्ट की रिपेयरिंग में यूज होते हैं। ठीक है, कोई मशीन है, या लेट्स से आपका कोई लैपटॉप है, कंप्यूटर है, अब आपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रखे हैं जो कि रैम हो गई लेट्स से, या हार्ड ड्राइव्स हो गई, ये उस तरह के प्रोडक्ट्स आपके यूज हो जाते हैं जो कि फाइनल या फिनिश प्रोडक्ट कंसिडर नहीं होंगे, लेकिन दे माइट हेल्प in assembling the product later on. Then you have a safety stock inventory. Safety stock में basically वो सारे products आपके आ जाते हैं जो आप एज अ हम कह सकते हैं कि सर्वाइवल टैक्टिक्स के लिए, या किसी भी किस्म की थ्रेट को डील करने के लिए, कि लेट से कोई स्ट्राइक आ जाती है, या कोई भी किसी भी इशू की वजह से सप्लायर के पास प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, देन यू हैव एन ऑप्शन कि जी मेरे पास ठीक है, मेरे पास पीछे सेफ्टी स्टॉक रखा हुआ है, आई कैन रन इट फॉर लेट्स से नेक्स्ट 10 days, 15 days और अ मंथ, और इन द मीन टाइम यू लुक फॉर अ न्यू सप्लायर, यू लुक फॉर द ऑल्टरनेट्स जो भी आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, सो इट्स गोना हेल्प यू इन डीलिंग विद दोज थ्रेट्स एज वेल। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की गोल्स क्या होते हैं जी? सबसे पहले आपका गोल होता है कि यू नीड टू मिनिमाइज योर कॉस्ट, यू नीड टू मिनिमाइज योर कॉस्ट। ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट हमने देख ली कि उससे आपकी कॉस्ट जो है, जो वेयर हाउस आपसे होल्डिंग कॉस्ट चार्ज कर रहा होता है, वो आपकी नैरो डाउन हो जाती है। वेयर हाउस के जो भी रेंट वगैरह आपने पे करने होते हैं वो आपके कट डाउन हो जाते हैं। इफ़ योर प्रोडक्ट्स आर इंश्योर्ड, तो प्रोडक्ट
कि इन्वेंट्री के हिसाब से आप उसकी कॉस्टिंग को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कोई प्रोडक्ट आपका ऐसा है जो कि डिप्रिशिएट हो जाता है इन वैल्यू, सो आपको उसका भी आइडिया हो जाता है कि लेट्स से आपने मोबाइल फोन्स का एक स्टॉक लेके रखा हुआ है एंड यू नो कि जी आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स इसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाएगी। तो आपको एक सर्टेन आइडिया मिल जाता है कि अच्छा किन प्रोडक्ट्स को मुझे किस डेट से पहले पहले स्टॉक आउट करना है बाय एनी मींस। ठीक है। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको मिल जाती है इससे। ठीक है, सो लेट्स से इफ यू हैव बजट जो आपने अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए रखा था, बट नाउ यू नो कि अच्छा आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की कॉस्ट हाफ हो गई है, तो आप उस बजट को यूज कर सकते हैं इन स्टॉकिंग लाइक इन परचेजिंग न्यू प्रोडक्ट्स, या आप उसको अपनी मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं। सो यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बजट एज वेल। So efficient inventory management aims to minimize holding costs by optimizing inventory levels, reducing excess stock and managing store efficiently. ठीक है, देन उसके बाद हमने डिस्कस किया कि आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर प्रोसेसिंग, शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सब आपके कंट्रोल में आ जाती है विद इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, आपकी वेंडर कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाती है, बिकॉज वेंडर को भी प्रोडक्ट अगर लेट से सोर्स करना है या उसको प्रोडक्ट अरेंज करना है आपके लिए, तो दे गेट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, टू बेसिकली जनरेट इन्वेंट्री फॉर यू। इसकी मिसाल ऐसी जैसे अभी मैंने बताया कि जी मैंने इनिशियली लेट से 200 प्रोडक्ट्स अगर मैंने अभी अपने डिज़ाइन करवाए एंड उसमें से 50 प्रोडक्ट्स भी मेरे सेल हो गए, और मुझे पता है कि जी मेरी वैसे न्यू मैन्युफैक्चरिंग जो होती है उसको 2 हफ्ते लगते हैं टू प्रिपेयर। देन बीच में अभी छुट्टियां भी आ गई एंड अभी मुझे एक थ्रेट फेस हो रहा है कि जी जो हम कह सकते हैं कि जो वेंडर है उसकी तबीयत सही नहीं है, ही इज़ नॉट कमिंग टू द फैक्ट्री फॉर लास्ट 2-3 डेज। तो क्योंकि मैंने 50 प्रोडक्ट सेल होने पे ही न्यू ऑर्डर दे दिया था, तो अभी ये चीज़ों से मुझे इतना इफेक्ट नहीं हो रहा जितना हो सकता है कि अगर मैं लेट से 150 प्रोडक्ट सेल होने के बाद अगर ये ऑर्डर प्लेस करता। तो मोर और लेस ही आपको थ्रेट्स रेगुलर बेसिस में मिलते ही रहते हैं, और पाकिस्तानी मार्केट का आपको वैसे ही अंदाजा है कि इट्स वेरी अनप्रडिक्टेबल मार्केट, और थोड़ी बहुत क्या मैं कहूँगा काफ़ी हद तक नॉन सीरियस एटीट्यूड भी रहता है लोगों का। तो उसकी वजह से इंस्टेड के मैं अपने वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा आउट ऑफ स्टॉक लगा दूं एंड उसके बाद जो मेरी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही है मेरे लिए कि कस्टमर मेरी वेबसाइट पे आ भी रहा है और उसको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, तो मुझे उसको अवॉइड करना मेरे लिए ईजी हो जाता है। जी, अगर प्रोडक्ट रिटर्न होता है तो उसके चार्जेस जो हैं वो दराज मतलब वो आपको पे करने ही होते हैं। एंड इवन अगर आप कभी उस तरह से किसी और इंडिविजुअल लॉजिस्टिक कंपनी की अगर आप सर्विसेज ले रहे होते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो इन्वेंट्री वापस आपके पास जब आती है तो आपको उसका भी एक सर्टेन अमाउंट पे करना होता है, बिकॉज वो भी एक कम्यूट उनका चार्ज लगता है उसमें। ठीक है जी, अगेन हमने डिस्कस किया कि आपकी शॉर्टेज कॉस्ट जो है उसको आप कोशिश करेंगे कम से कम हो जाए, जिसकी वजह से आपकी इन्वेंट्री जो है वो हमेशा अवेलेबल रहे एंड यू नेवर रन आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, अदरवाइज यू माइट लूज सेल्स। अगर आपके पास प्रोडक्ट आउट स्टॉक होगा, कस्टमर भी आपका सेटिस्फाइड नहीं होगा। ठीक है, दूसरा जो रश ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि अब आपके पास ऑर्डर आउट ऑफ स्टॉक हो गया एंड नाउ यू आर बाउंड बाय द वेंडर कि मुझे जल्दी से जल्दी रीस्टॉक करके दें। वो कहेगा कि जी नहीं, अभी तो अगर प्रोडक्ट्स आपको चाहिए तो वो मैं लेट्स से किसी और का ऑर्डर कैंसिल करके आपको दूंगा, वो तो मुझे 20 रुपये ज़्यादा दे रहा है, या जो भी इस तरह के इश्यूज रेज होंगे आपको उनसे भी अदरवाइज डील करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन जब आप कर रहे होते हैं अपने पास, तो उसके दो प्रोसेस होते हैं, एक एबीसी एनालिसिस होता है और एक एक्स वाई जेड एनालिसिस होता है।
ठीक है, एबीसी एनालिसिस में आप क्या करते हैं कि आप प्रोडक्ट्स को उनकी बेसिकली इम्पोर्टेंस के हिसाब से अपने पास स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास ए में आप रखते हैं हाई वैल्यू आइटम्स जिनकी क्वांटिटी आपके पास लो हो लेकिन उनकी वैल्यू हाई होती है। क्लास बी में आप रखते हैं जी मॉडरेट वैल्यू और मॉडरेट क्वांटिटी आइटम्स जो लेट से आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस है और उनकी क्वांटिटी भी आपके पास एक एवरेज क्वांटिटी में होती है। थर्ड आप सेट करते हैं अपने पास लो वैल्यू प्रोडक्ट्स बट उनकी क्वांटिटी आपके पास फिर हाई हाई हो जाती है। ठीक है, इस तरह से जब आप अपनी इन्वेंट्री को सॉर्ट करेंगे तो उससे आपको एनालिसिस करना आसान हो जाएगा कि जी अच्छा मेरी हाई इन्वेंट्री सेल हो रही है, मतलब हाई वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स सेल हो रहे हैं, मेरे मिड वाले प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, लो वाले प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। देन अगेन उनकी हैंडलिंग, उनकी शिपिंग वगैरह पे भी आप डिसीजन ले सकते हैं कि किस प्रोडक्ट को एज अ फ्रेजाइल आपने जो है ना एज अ प्रोडक्ट मार्क करना है, उसकी थोड़ी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। सो यू गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ सॉर्टिंग एंड बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिंग योर प्रोडक्ट्स। ठीक है, इस एबीसी एनालिसिस को फर्दर आप लोग पढ़ लें तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जी एबीसी में आपने कौन कौन से प्रोडक्ट्स रखने हैं। ठीक है, सो अगर इम्पोर्टेंस हम डिस्कस करें एबीसी एनालिसिस की तो इससे होगा ये, यू आर एबल टू प्रायोरिटाइज योर इन्वेंट्री, यू कैन identify the items that need much closer monitoring and control, you can optimize your order quantities। ठीक है, अगेन होल्डिंग कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाती है। और एबीसी ऑर्डर में आपको सेट करने से आपको बेसिकली जो चैलेंजेस मिलते हैं आपकी डिमांड से रिलेटेड, आपकी कॉस्ट से रिलेटेड एंड आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड, सो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू मेक द डिसीजंस। एक्स वाई जेड एनालिसिस की अगर बात करें, ठीक है, सो इसमें अब आप क्या करते हैं कि अब आप प्रोडक्ट्स को डिमांड के हिसाब से भी सॉर्ट करते हैं कि एक दफ़ा आपने सेट कर लिया प्रोडक्ट्स के जी ये हाई वैल्यू, ये मिड वैल्यू और ये लो वैल्यू के मेरे प्रोडक्ट्स हैं। नाउ अब आप इनको सॉर्ट करेंगे एज पर द डिमांड एज वेल कि जी कौन से प्रोडक्ट कितनी ज़्यादा डिमांड में है। तो अब आप जब इनको क्लासिफाई कर देंगे इन द डिमांड लेवल, तो हो सकता है आपका हाई वैल्यू जो प्रोडक्ट है वही सबसे ज़्यादा हाई इन डिमांड है, तो अब आप उसको प्रायोरिटी पे अपने सेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपके मिड लेवल प्रोडक्ट्स हैं, जो आपके लो वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड अब आप उनको सॉर्ट करेंगे। सो यू कीप एन आई ऑन द एक्चुअल विनिंग प्रोडक्ट, जैसे हमने कल बात की थी कि 90% ऑफ द सेल्स आर जनरेटेड बाय 10% ऑफ द प्रोडक्ट्स। सो you have a better eye, you have a better understanding, you have a better observation on these products कि कब कब मुझे किसकी इन्वेंट्री रीस्टॉक करनी है और कौन से प्रोडक्ट्स मेरे पास, कितनी इन्वेंट्री मेरे पास अभी करंटली एग्जिस्ट करती है। ठीक है, देन फर्दर यू कैन जस्ट रीड के एक्स वाई जेड को आप फर्दर किस तरह से क्लासिफाई करेंगे। ठीक है जी, इट हेल्प्स यू इन टेलर योर इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द डिमांड पैटर्न्स of different items. By categorizing items X, Y, Z, business can allocate resources, optimize inventory levels, and implement appropriate reorder points to effectively manage their inventory while minimizing cost and ensuring customer satisfaction. अच्छा जी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अगर मेथड्स की बात करें तो हमारे पास दो मेथड्स हमें मिलते हैं यहाँ पे। वन इज जस्ट इन टाइम, जिसको JITP बोलते हैं। सेकंड इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज EOQ। ठीक है, जस्ट इन टाइम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन प्रोडक्ट्स में बेसिकली आप वो प्रोडक्ट्स, तो आप उनमें वो प्रोडक्ट्स अपने पास रख सकते हैं जो बड़े शॉर्ट टाइम के लिए आपके पास आते हैं और लेट्स से नॉट एग्जैक्टली लास्ट मिनट, बट आप उस वक्त स्टोर करते हैं व्हेन यू एक्चुअली रियली नीड देम। ठीक है, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में जो मेजर अगर हम क्रक्स की बात करें तो उससे ये होता है कि आप प्रोडक्ट की इन्वेंट्री ज़्यादा मंगवा के अपने पास स्टोर कर लेते हैं जिससे आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट कम मिलती है बट यू हैव अ बिगर इन्वेंट्री।
ठीक है जी। Just in time is an inventory management strategy that aims to minimize holding cost by receiving goods only when they are needed for production or to fulfill customer orders. The JIT approach focuses on having the right quantity of inventory at the right time, neither too early, ठीक है, nor too late. इसको हम थोड़ा बहुत let's say ड्रॉप शिपिंग से भी लिंक कर सकते हैं कि only when you are getting orders या only when you have the right amount of orders that you might be getting, तो आप उससे बस करीब करीब की इन्वेंट्री अपने पास ऑर्डर करते हैं ताकि आपके पास जो होल्डिंग प्राइस है आपकी, ठीक है, जो आपकी कॉस्ट है इनफैक्ट प्रोडक्ट परचेजिंग की, वो सब आपके कंट्रोल में रहे और बहुत ज़्यादा आपके पास बैकलॉग क्रिएट ना हो ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो इट हेल्प्स यू मिनिमाइजिंग होल्डिंग कॉस्ट, इट हेल्प्स यू इन monitoring the demand closely, ठीक है, it is suitable for fast moving items. Advantages of JIT, it helps you save your cost, ठीक है, आपके वर्किंग कैपिटल को आप efficiently मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्सोलेंस रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, आपके ऑपरेशंस बड़े स्मूथ चलते हैं, लीन चलते हैं, आपके पास कोई भी इस तरह का ना, जैसे मैंने बताया कि बैकलॉग क्रिएट नहीं होता जिससे आप स्टक हो जाएं कि जी मेरे पास अभी इन्वेंट्री मेरे पास स्टॉक हो गई है, मैं इसको कैसे सेल करूं। ठीक है, यू कैन रिस्पॉन्ड वेरी फास्ट टू द डिमांड चेंजेस। जैसे ये जो अभी एग्जिस्टिंग दराज स्टोर्स हम देखते हैं जिनके पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, सो व्हाट दे डू इज दे गो और दे मूव फ्रॉम ट्रेंड टू ट्रेंड। एज सुन एज दे सी कि जी किसी प्रोडक्ट का ट्रेंड एंड हो रहा है, वो उसकी इन्वेंट्री को आउट ऑफ स्टॉक करते हैं और उसके बाद उसको रीस्टॉक नहीं करते, एंड जो नेक्स्ट ट्रेंड चल रहा होता है वो उस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री को परचेज कर लेते हैं। ठीक है, एंड इट हेल्प्स यू इन इम्प्रूविंग योर कैश फ्लो एज वेल। क्योंकि जितनी जल्दी जल्दी आप प्रोडक्ट्स खरीदेंगे और उसी हिसाब से खरीदेंगे जितनी आपको बेचने, तो वो प्रोडक्ट जैसे ही बिकेंगे आपके पास कैश फ्लो आ जाएगा, आपके पैसे फंसे नहीं रहेंगे प्रोडक्ट्स में। कुछ चैलेंजेस जो JIT में आपको मिल सकते हैं, ठीक है, उसमें यह है कि JIT के लिए आपका बहुत अच्छा जो है ना सप्लाई चेन मैनेजमेंट होनी चाहिए कि आप जिस सप्लायर से भी आप अपने प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर रहे हैं वो रेगुलर बेसिस पे आपके पास अवेलेबल हो और किसी किस्म की कोई हिंड्रेंस आपको ना मिल रही हो। आपको डिमांड फोरकास्टिंग बड़ी एक्यूरेटली करनी पड़ेगी कि जी ठीक है, लेट्स से आपने कहा कि जी मेरे दो रोज के 10 ऑर्डर मिल रहे हैं, एंड व्हाट इफ किसी दिन आपको 20 ऑर्डर मिल जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि आपके पास इन्वेंट्री में सिर्फ 10 ऑर्डर्स ही पड़े हुए हैं एंड देन उसके बाद आप उसको रीस्टॉक करने जा रहे हैं तो आपको कुछ चैलेंजेस मिल जाए। ठीक है, एंड इसमें आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है सप्लायर के ऊपर कि सप्लायर ने बोला कि प्रोडक्ट है तो ही आप उसको सेल कर पाएंगे, उसने कहा नहीं है, देन यू विल बी स्टक। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की अगर बात करें तो इट्स मोर ऑफ अ फार्मूला बेस्ड अप्रोच। ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं कि आप अपनी इन्वेंट्री को उतना स्टोर कर लेते हैं जितना आप फोरकास्ट कर लेते हैं इन द कमिंग बेटर टाइम ऑफ द सीजन कह सकते हैं उसको, कि अब आपको ये पता है कि अगर मेरे रोज के 10 प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं और आप अपने सप्लायर से बात करते हैं कि जी मुझे अगले 3 महीने की या अगले 6 महीने की मुझे इन्वेंट्री चाहिए, तो आप उनसे उस बेसिस के ऊपर अपने ऑर्डर्स परचेज कर लेते हैं जिससे आपको, क्योंकि अब आप ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर रहे होते हैं, देन यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू negotiate the price as well. So it helps in balancing ordering and holding cost. ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपने अपनी सप्लायर से जब आपने निगोशिएट कर ली प्राइसिंग, तो ऑब्वियसली अब आपको उसके बाद आपको अपनी जो इन्वेंट्री आप जहाँ पे रख रहे हैं आपको उसकी भी कॉस्टिंग को मैनेज करना होगा कि वो कॉस्टिंग भी आपको अब नॉमिनल मिले, कि अब आप लेट से जो एक बात होती है ना कि जब आप रेगुलर कस्टमर है उनके या अब आप उनको थोड़ा ज़्यादा बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, सो आप उस पर भी उनसे डील कर सकते हैं कि जी अब आप होल्डिंग कॉस्ट मुझे थोड़ी कम प्रोवाइड करें बिकॉज आई एम गिविंग यू मच लार्जर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स नाउ। ठीक है, आपने अपनी जो ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी है उसको डिटरमाइन करना है सो दैट ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा स्टॉक कर लें इन्वेंट्री को एंड देन इट स्टक्स इन द वेयर हाउस, तो
उसके बाद फिर चैलेंजेस मजीद ये बढ़ जाते हैं कि आपने सोचा कि जी 6 महीने में प्रोडक्ट्स मेरे सेल हो जाएंगे, एंड अगर लेट से उसको 8 महीने 10 महीने लगते हैं, तो आपको अब उसकी वेयर हाउसिंग और बाकी जो कॉस्टिंग इन्वॉल्व होती है वो सब आपके ऊपर एक बर्डन बन जाती है। ठीक है, यू नीड टू कैलकुलेट योर रीऑर्डर पॉइंट एज वेल, कि आपने 6 महीने की लेट से इन्वेंट्री स्टॉक की है एंड यू आर गोइंग स्मूथली, तो नाउ इट्स अप टू यू कि आप अपनी जो री ऑर्डर पॉइंट है उसको 3 महीने रखते हैं, 4 महीने रखते हैं, 5 महीने का टाइम रखते हैं कि ठीक है जी नेक्स्ट ऑर्डर जब मैं अब आपको करूंगा वो 5 महीने बाद करूंगा या 4 महीने बाद करूंगा, डिपेंडिंग ये कितना जल्दी आपका सप्लायर या मैन्युफैक्चरर उन प्रोडक्ट्स को रेडी कर सकता है। ठीक है, एडवांटेजेस ईओक्यू के मिल जाते हैं कि आपकी कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो जाती है, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं चाहे वो वेयर हाउसेस की हों चाहे वो लॉजिस्टिक्स की हों, आप उसको बेटर एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉक आउट्स और ओवर स्टॉकिंग से भी आप बच सकते हैं। फर्स्टली कि जब आपके पास इन्वेंट्री अवेलेबल होगी तो आप स्टॉक आउट्स के डर से आप बचे रहते हैं। सेकेंडली, जब आप प्रॉपरली कैलकुलेट कर चुके होंगे बिफोर इवन ऑर्डरिंग योर इन्वेंट्री, सो यू विल नो कि हाँ इससे मैं ओवर स्टॉक नहीं होगा, हाँ हो सकता है मेरे 6 महीने के बजाय 8 महीने लग जाए प्रोडक्ट्स को सेल करने में, तो ये सारे जो चैलेंजेस, ये सारे जो आपके पास थ्रेट्स आ सकते हैं, यू कैन मैनेज देम इजिली। ठीक है, एंड देन आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग जो है वो बड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है कि ट्रबल नहीं होता ना आपको, ना आपके सप्लायर को, ना आपके लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर को, ना आपके वेयर हाउस वाले को कि जी प्रोडक्ट्स खत्म हो गए हैं, नए प्रोडक्ट्स चाहिए या नया ऑर्डर आ गया है और इन्वेंट्री खत्म हो गई है। यू ऑलवेज हैव अ गुड अमाउंट या गुड क्वांटिटी ऑफ द इन्वेंट्री इन द बैक एंड। चैलेंजेस आपको क्या मिल सकते हैं जी? फर्स्टली चैलेंजेस में ये हो सकता है कि आपकी डिमांड जो है वो चेंज हो जाए कस्टमर की। ठीक है, सेकंड चैलेंज ये हो जाता है कि इट्स नॉट अ वेरी इफेक्टिव मेथड व्हेन इट कम्स टू, लेट्स से कि आपकी जो जैसे हम सीजन टू सीजन की बात कर रहे होते हैं जेआईटी में, तो उसमें उसमें ये चैलेंज आपको मिल सकता है कि लेट्स से कि आप अगर किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं और किसी सप्लायर से आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको अक्सर औकात चैलेंजेस ये भी मिल सकते हैं कि लेट्स से कि आज मैंने ऑर्डर किया, ठीक है, एक प्रोडक्ट को, और 3 महीने बाद 6 महीने बाद जब मैं ऑर्डर कर रहा हूँ तो पता चला है कि जी डॉलर प्राइस बढ़ गई है, पेट्रोल प्राइस बढ़ गई है, अब ये सारी चीज़ें जो है इनकी प्राइस आपकी इंक्रीज हो गई है, तो अब जो अगला ऑर्डर आप प्लेस कर रहे होंगे वो आपको एक हायर क्वांटिटी में मिल सकता है। ठीक है, अदरवाइज क्योंकि जेआईटी में आप बड़ा फ्रीक्वेंट और रेगुलर बेसिस पे परचेजिंग और सेलिंग कर रहे होते हैं, तो इस तरह के फैक्टर्स आपको एक साथ एक बड़ा बर्डन नहीं देते। लेकिन ईओक्यू में ये होता है कि सिंस यू आर ऑर्डरिंग इन बल्क क्वांटिटी, आपके स्टोरेज और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब ऑटोमेटिकली इसके साथ इंक्रीज हो जाते हैं। सेकंड चैलेंज इसमें ये भी मिल सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि जब आप उनसे क्वांटिटी मांग रहे हो या परचेज कर रहे हो तो वो आपको डिस्काउंट भी दें। ठीक है, वो हो सकता है वो ये भी कह सकते हैं कि जी चाहे आप एक प्रोडक्ट लें चाहे आप 1000 प्रोडक्ट लें, प्राइस आपकी सेम रहेगी। तो अगर प्राइस सेम रहेगी एंड देन स्टिल यू आर परचेजिंग अ बिग क्वांटिटी, देन अगेन ये आपके ऊपर एक चैलेंज आ सकता है आपके लिए भी कि व्हाट्स द पॉइंट कि अब आपको डिस्काउंट भी नहीं मिल रहा है एंड स्टिल यू आर स्टॉकिंग अ ह्यूज इन्वेंटरी। तो प्राइसिंग फैक्टर में आपको डिस्काउंट ना मिले, हाँ हो सकता है बाकी जो आपके प्रोडक्ट की स्टॉक इन्वेंट्री अपडेटिंग और ये सब जितने सेक्शंस हैं उसमें आपको हेल्प आउट मिल जाए, बट प्राइसिंग में नेसेसरीली आपको हेल्प मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी, दूसरा जैसे हमने बात की कि रीऑर्डर की पॉइंट सेंसिटिविटी एक चैलेंज आपको मिल सकता है, जिसकी मिसाल मैंने अभी आपको दी कि जी ज़रूरी नहीं है कि जब आप प्रोडक्ट रीऑर्डर करें उस टाइम सिचुएशंस आपके फेवर में हो। आप हो सकता है 5वें महीने आप रीऑर्डर करें और पता ही चलता है कि जी रॉ मटेरियल ही आना प्रोवाइड बंद हो गया, जैसे अभी भी बहुत सारे बिजनेसेस को ये चैलेंज फेस करना पड़ रहा है कि जी इम्पोर्ट्स पे काफ़ी सारे बैन लग गए, तो जितने बिजनेसेस इंपोर्ट्स पे रिलाई कर रहे थे वो सब सफ़र कर रहे हैं
बिकॉज ऑफ दिस, और उसका कोई इमीडिएट या फॉरेन जो है ना उनको कोई ऐसा सोल्यूशन भी नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से उनके बिजनेसेस काफी हद तक स्टक हुए हैं। ठीक है जी। अच्छा, लोकल ई कॉमर्स के लिए अगर आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्लान कर रहे हैं, सो यू नीड टू कंसिडर दीज पॉइंट्स। फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड द लोकल डिमांड, और लोकल डिमांड किस तरह से आपने मैनेज करनी है वो हमने डिस्कस किया कल की क्लास में, कि आप किस तरह से मार्केट सर्वे करेंगे, किस तरह से आप इन पोर्टल्स पे मार्केट प्लेसेस को इवेल्युएट करेंगे कि डेली बेसिस पे इनके कितने ऑर्डर्स जा रहे हैं, और उसी बेसिस पे आप अपनी डिमांड को भी फोरकास्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने रीऑर्डर पॉइंट्स अपने सेट करने हैं कि एट व्हाट पॉइंट, एट व्हाट नंबर, एट व्हाट क्वांटिटी ऑफ द आइटम्स मैं नए ऑर्डर को लॉक करवा दूंगा। ठीक है जी, आपने मॉनिटर करना है लीड टाइम्स को, कि कितने टाइम में मुझे मेरा ये प्रोडक्ट बन के मिल रहा है, और उस बेसिस के ऊपर आप अपने बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, लोकल सप्लायर्स को आपने यूटिलाइज करना है। लोकल सप्लायर्स में अगेन आप जितनी बेहतर सोर्स से कांटेक्ट कर रहे होंगे, उतनी बेहतर आपकी और उतनी लॉन्ग टर्म आपकी ई कॉमर्स की जर्नी रह सकती है। ठीक है, एंड ऑल्सो यू नीड टू इम्प्लीमेंट योर सेफ्टी स्टॉक फॉर सीजनल डिमांड एज वेल। ग्लोबल ई कॉमर्स में अगर आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट करेंगे, सो आपने अगेन अब लोकल के बजाय आपने इंटरनेशनल डिमांड पैटर्न्स को कंसिडर करना है। शिपिंग और कस्टम के डिलेज आपको मिल सकते हैं, आपको उन फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लाना है। जैसे बहुत सारे लोग जब अमेजोन पे स्टॉक कर रहे होते हैं, या अभी इवन ड्यूरिंग कोविड जब बहुत सारी शिपमेंट्स रुक गई थी, बहुत सारे कार्गो रुक गए थे, तो उसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस को बहुत इफेक्ट हुआ था। सो यू नीड टू कंसिडर दीज पॉइंट्स एज वेल, कि मेरी शिपिंग और जो मेरे कस्टम्स के इश्यूज हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अगेन यू नीड टू ऑप्टिमाइज योर सेफ्टी स्टॉक। करेंसी फ्लक्चुएशंस को आपने माइंड में रखना है, कि आज अगर आपने प्रोडक्ट लेट से एक सर्टेन अमाउंट में परचेज किया है, और कल को आपकी डॉलर प्राइस चेंज हो जाती है, और आप, क्योंकि अब ऑब्वियसली आप इंटरनेशनल शिपिंग कर रहे हैं, तो आपको सर्टेन क्वांटिटी तो आप एटलीस्ट डिलीवर करेंगे, और वो सर्टेन क्वांटिटी लेट से आपको 1000, या क्योंकि इंटरनेशनल जब आप सेल कर रहे हैं तो सारी प्राइसिंग आपकी डॉलर्स में ही होती है, आपने अपने एंड पे कैलकुलेट किया हुआ था कि जी लेट से ये मुझे 2 लाख रुपए की पड़ेगी, बाद में पता चलता है जी डॉलर प्राइस जो है वो अप हो गई है, एक्चुअली डॉलर प्राइस क्या अप हो गई है, आपकी रुपी प्राइस डाउन हो गई है, जिसकी वजह से अब आपको वो 2 लाख के बजाय अब आपको 3 लाख रुपए की जो है ना सर्विस मिलेगी। तो ये इस तरह के हिंड्रेंसेस आपको मिल सकते हैं, सो यू नीड टू मैनेज देम इफेक्टिवली एज वेल। ऑल्सो यू नीड टू एक्सप्लोर फुलफिलमेंट सेंटर्स, ठीक है, ऑल अक्रॉस द प्लेसेस वेयर यू इंटेंड टू सेल। अब एक लेट से हमारे पास अमेजोन की सर्विस हमें मिल जाती है, इसी तरह बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि आपको वेयर हाउसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इफ़ यू आर स्टार्टिंग स्मॉल, तो आप कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी प्लेस मिल जाए, कोई रिश्तेदार मिल जाए, कोई दोस्त मिल जाए, कोई ऐसा ऑफिस मिल जाए जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट कम से कम पैसों में स्टॉक कर सकें, एंड दे might be able to help you in managing the logistics and deliveries of the products as well. ठीक है, अच्छा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के लिए कुछ इस तरह के टूल्स होते हैं। अच्छा, इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि रिसेंटली मुझे एक टेक्सटाइल कंपनी के साथ काम करने का मौका मिला था। इट्स कॉल्ड इमेज फैब्रिक्स। तो वहाँ पे क्योंकि डेली उनकी सेल ही तकरीबन जो है ना 30 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए की डेली सेल्स है उनकी। उनकी डेली बेसिस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ही तकरीबन 1000-2000 प्रोडक्ट्स तो इजीली उनके डेली बेसिस के ऊपर सेल हो रहे होते हैं। सो अगर आपको चांस मिलता है किसी ऐसी कंपनी के साथ उनकी ई कॉमर्स सेगमेंट में, ई कॉमर्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने का, सो नॉट एवरीथिंग देयर इज मैनुअल। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे टूल्स इन्वॉल्व होते हैं बीच में। सो इट्स बेटर इफ यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, कि किस प्रोडक्ट से क्या हेल्प मिलती है, जिसकी बेस पे आप अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं।
सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए जोहो इन्वेंट्री और ट्रेड गैको सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप इन टूल्स को सर्च कर सकते हैं, इनको जस्ट एक ओवरव्यू ले लें, सो यू हैव एन आइडिया कि अच्छा ये सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग टूल के लिए फोरकास्ट एक्स और स्मार्ट फोरकास्ट है। ये सॉफ्टवेयर इसी तरह से काम करते हैं कि जब आप इन पे अपनी इन्वेंट्री, लेट्स से आपने जोहो के साथ ही अपने फोरकास्टिंग सॉफ्टवेयर को भी लिंक कर दिया, सो नाउ जब आपने उसको जो कंडीशन दी है कि लेट्स से जब भी मेरा 50% स्टॉक आउट हो जाए तो जस्ट गिव मी एन इंटीमेशन। So what they're gonna do is these tools are gonna help you in forecasting कि जी कौन से products कब तक sell out हो जाएंगे and what's the best time to do a reordering of that. Then उसके बाद आपके पास बारकोड और RFID systems मिलते हैं। अब इसमें ये होता है कि आपको हर चीज़ मैन्युअली एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। आपका प्रोडक्ट एक वेयर हाउस में रखा हुआ है, आपको जैसे ही ऑर्डर मिलता है तो आपकी एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टीम होती है। वो सिंपली क्या करेगी कि वो अपने सॉफ्टवेयर में चेक करेगी कि जी ये प्रोडक्ट किस शेल्फ के किस सेक्शन में रखा हुआ है। वो वहां से वो प्रोडक्ट पिक करेगी, उस प्रोडक्ट के ऊपर एक बारकोड लगा हुआ होगा। वो इस बारकोड सिस्टम को यूज करते हुए, उस सॉफ्टवेयर के स्कैनर को यूज करते हुए स्कैन करेगी कि हाँ जी आई एम सेलिंग दिस प्रोडक्ट या दिस प्रोडक्ट इज गोइंग आउट ऑफ द वेयर हाउस। जैसे ही वो बारकोड उस प्रोडक्ट को स्कैन करेगा अगेंस्ट द ऑर्डर नंबर, तो उससे क्या होगा कि जी आपकी इन्वेंट्री में वो प्रोडक्ट कम हो जाता है और आपके तमाम सॉफ्टवेयर्स को ये अपडेट चली जाती है कि ओके दिस प्रोडक्ट हैज़ बीन सोल्ड आउट। तो डुप्लीकेशन के चांसेस, इन्वेंट्री स्मूथ ऑपरेशंस जो हैं आपके, वो सब मैनेज करने में ये प्रॉपर सिस्टम आपके काम आते हैं एंड इट हेल्प्स यू स्पीड अप द प्रोसेस एज वेल। देन यू हैव POS सिस्टम्स एज वेल। ठीक है, POS सिस्टम आपने अक्सर रिटेल स्टोर्स में देखे होंगे कि उस वहाँ पे भी सिमिलर स्ट्रक्चर होता है कि दे जस्ट स्कैन योर प्रोडक्ट और जैसे ही वो उसको सेल मार्क करते हैं तो आपके तमाम डेटाबेस में, आपके तमाम लिंक्ड सॉफ्टवेयर्स में ये अपडेट चली जाती है कि ओके जी दिस प्रोडक्ट हैज़ बीन सोल्ड आउट फ्रॉम अ POS मशीन। देन एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग के लिए यू हैव टैबलो एंड पावर BI। ये टूल्स आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपकी दे देते हैं कि जी कौन से प्रोडक्ट्स कब कब सेल हुए, क्या सीजन था, किस फ्रीक्वेंसी से सेल हुए, आपको सारी अपडेट्स जो है वो ये दे देते हैं, जिससे यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि एक स्मूथ और आपकी एक एरर फ्री इन्वेंटरी जो है वो किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। Some tips for inventory management: you need to do regular audits and reconciliation. Implement effective return management। एक चैलेंज आपको ये भी मिलता है कि आपके प्रोडक्ट चले सेल तो हो रहे हैं लेकिन एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से आपके पास रिटर्न्स भी आ रहे होते हैं। तो छोटी मोटी क्वांटिटी को तो चले आप डील कर सकते हैं, बट व्हेन यू आर डीलिंग इन द लार्जर क्वांटिटीज तो उसके लिए यू नीड टू हैव एन इफेक्टिव रिटर्न मैनेजमेंट एज वेल। और जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसमें यही चीज़ होती है कि व्हेन अ प्रोडक्ट कम्स बैक या कोई ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो सिंपली आप अपने उसी RFID को यूज़ करते हुए, अपने उसी बारकोड स्कैनर को यूज़ करते हुए उसमें आप सिस्टम में ये चीज़ एंटर करते हैं कि दिस इज़ अ रिटर्न एंड व्हेन यू स्कैन इट बैक तो वो आपको खुद बता देता है कि ठीक है जी ये प्रोडक्ट मैंने दोबारा से इन्वेंट्री में ऐड कर दिया और अब आप इसको उस शेल्फ के उस सेक्शन में जाके रख दें। तो सॉफ्टवेयर को पता चल जाता है कि ठीक है जी ये जो प्रोडक्ट रिटर्न हुआ था ये अब कहाँ रखा हुआ है। सो दैट सिमिलरली वो आपकी वेबसाइट से भी कनेक्टेड होता है तो आपकी वेबसाइट पे भी उसकी इन्वेंट्री बढ़ जाती है एंड नाउ व्हेन द ऑर्डर कम्स इन तो सॉफ्टवेयर को पता होता है कि हाँ मेरे पास एक इन्वेंट्री जो है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की यहाँ पे भी रखी हुई है। ठीक है, यू नीड टू मॉनिटर द KPIs। जो भी आप KPIs अपने सजेस्ट करते हैं कि जी ये मेरे विनिंग पॉइंट्स हैं, आप उनको रेगुलर मॉनिटर करेंगे जिसकी बेस पे आप फर्दर अपनी इन्वेंट्री पे काम कर सकते हैं। कंटिन्यूसली इंप्रूव योर फोरकास्टिंग एक्यूरेसी। जितने ज़्यादा बेहतर फॉर्म में डेटा आपके पास अवेलेबल होगा उतना बेहतर और एक्यूरेटली आप फोरकास्ट कर सकेंगे कि जी कौन से प्रोडक्ट की इन्वेंटरी रखनी है, नई कौन से प्रोडक्ट्स की नहीं रखनी। एम्ब्रेस ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी। स्टार्ट में एज अ बिगिनर आप अगर इन चीज़ों को मैनुअली लेके चल रहे हैं वेल एंड गुड, बट मेक श्योर कि आप जितना जल्दी ऑटोमेशन की तरफ मूव आउट हो जाएंगे उतना आपके लिए ऑपरेशंस को रन करना स्मूथ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि अब मेरा शॉपिफाई स्टोर है
शॉपिफाई पे जब आप प्रोडक्ट अपलोड कर रहे होते हैं तो आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी ऑटोमेटिकली उसमें हो जाती है। आप उसमें इन्वेंट्री भी बता देते हैं कि जी किस प्रोडक्ट की किस साइज और किस वेरिएंट की मेरे पास कितनी क्वांटिटी है। आप उस क्वांटिटी को शॉपिफाई जो है वो मैनेज भी कर रहा होता है, और जैसे जैसे आपके पास उस प्रोडक्ट के ऑर्डर्स आते हैं एंड यू मार्क दोज प्रोडक्ट्स एज डिलीवर्ड ऑन शॉपिफाई, तो शॉपिफाई उस इन्वेंट्री से आपके उन प्रोडक्ट्स को लेस आउट करता रहता है, जिससे आपको रियल टाइम में अपडेट मिलती रहती है कि जी आपके प्रोडक्ट्स किस फ्रीक्वेंसी से सेल हो रहे हैं और अभी आपके पास किस प्रोडक्ट की क्या इन्वेंट्री अवेलेबल है। सेम चीज़ आप शॉपिफाई के एनालिटिक्स को देखते हुए भी बेहतर समझ सकते हैं कि जी कौन से प्रोडक्ट्स के मेरे पास अब कितने पीसेस बचे हैं। एक और फायदा उससे ये होता है कि अब जैसे हमने शॉपिफाई पे एप्लीकेशंस को देखा, तो मैंने अपने कुरियर कंपनी की एप्लीकेशन को लिंक कर दिया अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ। तो अब मुझे बार बार हर ऑर्डर पे उनका पोर्टल खोल के ऑर्डर प्लेस करके पूरी ऑर्डर की डिटेल्स मैन्युअली टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ऑर्डर आता है मैं उसको उस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और मैं सिंपली सिलेक्ट करता हूँ कि जी ये वाला जो ऑर्डर है ना, ये मैं डिस्पैच करना चाह रहा हूँ। तो वो एप्लीकेशन क्या करती है, ऑटोमेटिकली उस सारे डेटा में से उसको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, कस्टमर का नाम, नंबर, एड्रेस, सिटी, एवरीथिंग, वो ऑटोमेटिकली पिक करता है एंड देन जस्ट इट आस्क फॉर अ कंफर्मेशन फ्रॉम मी। मैं कंफर्म करता हूँ और वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर बुक हो जाता है मेरे कुरियर प्रोवाइडर के साथ। तो जितना कम टाइम मेरा लग रहा है, जितना स्मूथ मेरे ऑपरेशंस होते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा मुझे टाइम मिलता जा रहा है टू थिंक फॉर मोर business opportunities, to think on like multiple directions as well. So make sure that you also work on automation technologies as well. ठीक है जी, any questions so far with inventory management? मैं जो एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ वो BlueX की ऑफिशियल एप्लीकेशन है। सो आप शॉपिफाई की एप्स में जाके सर्च करेंगे BlueX, उसकी एक सर्टेन जो है ना आप मंथली फीस पे करते हैं, जिसकी बेस पे आपके सारे ऑपरेशन जो है वो मैनेज कर लेते हैं। जी साधिका। सर अभी आपने जैसे कहा कि आपने इमेज फैब्रिक्स के साथ काम किया और वहाँ पे सब ऑटोमेटेड सिस्टम्स थे और सॉफ्टवेयर्स थे पेजेस पे वर्क होता था। तो सर अब जैसे हमने ये शॉपिफाई स्टोर सीखा और दराज, तो इसकी भी सर वर्चुअल असिस्टेंट्स की जॉब्स होती होंगी। ऐसा है क्या, इस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं कि जहाँ लोग आपको हायर करते हैं इन प्लेटफॉर्म्स को हैंडल करने के लिए? एंड देन ये जो ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं, क्या आपको ऑनलाइन मतलब अप्लाई करने का मौका मिलता है, या फिर आप जब बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं देन ओनली यू गेट अ चांस टू यूज ऑल दीज एप्लीकेशंस? देखिए, अगेन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी तभी उनके पास ये सारे सॉफ्टवेयर्स इम्प्लीमेंटेड होंगे, बिकॉज दे कैन अफोर्ड इट एंड दे नीड इट, बिकॉज उनकी ऑर्डर्स क्वांटिटी ह्यूज होती है। लेकिन जितने भी ई कॉमर्स स्टोर्स हैं जो कि लेट्स से मैं कहूँगा कि अगर वो मंथली 500 ऑर्डर या 1000 ऑर्डर से भी ज़्यादा डिलीवर कर रहे हैं, सो दे नीड दीज टूल्स, और उनके पास वो टूल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन इनका यूजेज जो होता है वो ज़्यादातर वेयर हाउस साइड पे, इन्वेंट्री जहाँ पे मैनेज हो रही है वहाँ पे यूज़ हो रहा होता है। अब लेट्स से क्योंकि इमेज फैब्रिक्स पे भी आई वाज एज अ डिजिटल मार्केटर, तो मैं उनको शॉपिफाई पे कंसल्टेशन दे रहा था, उनकी जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी थी उनसे कोऑर्डिनेट कर रहा था अबाउट सेटिंग अप देयर गोल्स एंड एवरीथिंग, देन उनकी एसईओ एंड ऑल दोस थिंग्स आई वाज मैनेजिंग। सो व्हेनेवर आई यूज्ड टू विजिट देम, तो मैं इन चीज़ों को ऑब्जर्व करता था, थोड़ा टाइम इन्वेंट्री वालों के साथ बैठ गया, थोड़ा टाइम प्रोडक्शन वालों के साथ बैठ गया, कौन कैसे काम कर रहा है, आई जस्ट लर्न दीज थिंग्स। तो अगेन उसमें चैलेंज ये आता था कि अब उनकी शॉपिफाई पे ही वेबसाइट बनी हुई है इमेज फैब्रिक्स की भी, और उस पे जो बैकएंड पे उन्होंने एप्लीकेशंस या टूल्स अपने पास इंस्टॉल किए हुए हैं, फिर उसके बाद उन्होंने जो कस्टम अपने वेयर हाउस मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, दे लिंक दो सॉफ्टवेयर विद द वेबसाइट एज वेल, सो दैट जैसे जैसे ऑर्डर प्लेस हो तो शॉपिफाई पे तो चले इन्वेंट्री मैनेज हो रही है, इनफैक्ट वो शॉपिफाई पे इन्वेंट्री अपनी अपडेट भी नहीं करते थे। जो सॉफ्टवेयर वो यूज करते थे उसमें ये होता था कि दे जस्ट अपलोड द प्रोडक्ट ऑन दैट सॉफ्टवेयर, और वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जो है ना उसकी, जैसे ही मैं शॉपिफाई पे प्रोडक्ट अपडेट करता था तो वो उसकी आईडी
को मैच करते हुए इन्वेंट्री को लिंक कर देता था। तो शॉपिफाई पे हमेशा उनके प्रोडक्ट की क्वांटिटी जीरो होती थी, लेकिन वो यूजर को नजर नहीं आ रही होती थी कि जी इनकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी जीरो है। लेकिन जितनी भी इन्वेंट्री मैनेज हो रही होती थी वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रही होती थी। बट अगर आप, अच्छा एक चीज तो ये है कि मुझे ना ये वर्चुअल असिस्टेंट का नाम ही नहीं पसंद, क्योंकि असिस्टेंट बेसिकली वो शख्स होता है दैट हेल्प्स अ पर्सन आउट इन इन सर्टेन कैटेगरी। बट अभी क्या हो रहा है कि इन दिस मार्केट अच्छे अच्छे एक्सपर्ट भी खुद को वर्चुअल असिस्टेंट बोल रहे होते हैं। सो कोशिश करें, establish a niche for yourself, establish a brand image for yourself, and consider yourself as a expert or at least as a professional on a particular niche. अब लेट से आप कहती हैं कि जी मैं शॉपिफाई एक्सपर्ट हूँ, आई कैन डू योर ई कॉमर्स मैनेजमेंट एंड आई कैन ऑल्सो हेल्प यू इन लाइक लेट से पीपीसी एडवर्टाइजिंग एंड एवरीथिंग एज वेल। तो इसकी तो हजारों जॉब्स आपको डेली बेसिस पे मिलेंगी, अपवर्क पे भी मिलेंगी, फाइवर पे भी मिलेंगी, लिंक्डइन पे देयर आर मैनी जॉब्स एंड एवरीथिंग। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट कि अगर वो क्लाइंट यूज कर रहा है ऐसे कोई टूल्स, तो वो आपको बताएगा कि जी मेरा इन्वेंट्री जो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है वो ये है। और आपने, अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा या इवन जस्ट नॉलेज भी होगी ना कि हाउ दीज इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर वर्क्स, देन यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन कि आप उनको बोलेंगे अच्छा ठीक है जी मुझे एक आईडी पासवर्ड मुझे इशू करें, आई वांट टू सी द प्लेटफॉर्म। बिकॉज लेट्स से क्लाइंट आपको कहते हैं कि जी प्रोडक्ट अपडेटिंग जो है ना वो भी आप ही का काम है शॉपिफाई पे। तो लेकिन जो इन्वेंट्री है मेरी वो ये सॉफ्टवेयर पे मैनेज हो रही है। तो आप उनको बोलेंगे कि ठीक है जी मैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी आपके लिए करके दे देती हूँ, आप बस मुझे बताएं। तो होता क्या है कि नॉर्मली एक एक्सेल शीट आपको मिलती है मैन्युफैक्चरर या प्रोडक्शन टीम की तरफ से। वो बताते हैं कि जी इस प्रोडक्ट के हमने इतने पीस बनाए हैं और इतने पीस हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, इतने पीस हमारे स्टोर्स पे अवेलेबल हैं, सो एंड सो। आप उस इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए वहाँ पे वो प्रोडक्ट्स की वो जो एक्सेल फाइल है उसको आप अपलोड कर देंगे, या अगर आप वो मैनुअली अपलोड होता है तो आप मैनुअली अपलोड करके उसको फिर लिंक कर देंगे अपने शॉपिफाई के साथ। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट। लेकिन आइडियल सिनेरियो यही होता है कि अगर आप एक्चुअली में उस एटमॉस्फेयर के बीच में होंगे, देन यू विल बी एबल टू लर्न बेटर। आप लंच ब्रेक में, आप किसी भी फ्री टाइम में किसी भी डिपार्टमेंट में जाके उनसे बात कर सकते हैं। बट वंस यू आर वर्किंग एज अ रिमोट रिसोर्स, तो फर्स्टली अगेन दे विल बी एक्सपेक्टिंग यू कि आपका जो काम है जिसके लिए यू आर बीइंग हायर्ड, आप वो इसको स्मूथली रन करें। और अगर उसमें फिर आप किसी और एम्प्लॉय को अप्रोच करते हैं कि जी टीच मी हाउ इट्स डन और टीच मी हाउ देयर डन, तो एक तो उनको ये बड़ा डर लगा रहेगा कि भाई मे बी शी इज आफ्टर माई जॉब, या ये जो है ना इनको शायद बॉसेस की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिली है कि आप ये काम सीखें एंड ऑल। तो वो इतना ज़्यादा बेहतर आपको शायद सिखा नहीं पाएंगे। बट वंस यू आर इन द एटमॉस्फेयर, तो उनको पता होता है कि जी व्हाट योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर। तो कुछ चीज़ें वो आपसे सीखते हैं, कुछ चीज़ें आप उनको सिखाते हो। एंड आपके वो जो आवर्स होते हैं ना वो इतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहे थे, बिकॉज रिमोट में आपके जितने भी आवर्स आप काम कर रहे हैं, यू हैव टू मेक अ ट्रैक ऑफ दोज आवर्स एज वेल एंड यू हैव टू जस्टिफाई दोज आवर्स एज वेल। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, सो अगेन दोबारा से कल के विजिट के बारे में अपडेट दे देता हूँ। 4:30 से 6:30 के बीच में हमारा ये सेशन होगा। लोकेशन इस सेंट्रल मॉल कराची। लोकेशन आप लोगों के साथ ग्रुप पे शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, जस्ट मेक श्योर टू बी पंक्चुअल, बी ऑन टाइम। और वहाँ पे जाके कीप योर आईज ओपन, कीप योर ईयर्स ओपन, कीप योर ब्रेन ओपन, और एनालाइज करें मार्केट को, देखें किस तरह से काम करती है। बिकॉज ऑनेस्टली मैं थोड़ा बहुत जो है ना कभी कभी डिसहार्ट कर देता हूँ स्टूडेंट्स को ये बोल के कि यार क्या 50,000 लाख रुपए के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, गो फॉर द हायर सोर्स, गो फॉर द मेन सोर्स एंड एवरीथिंग। बट ऑनेस्टली नॉट एवरीबडी कैन डू दैट। फर्स्टली सबके पास ऐसा बैकअप नहीं होता, ठीक है, सबके पास इतना पेशेंस नहीं होता। देर आर मैनी पीपल जो अभी किचन मनी के लिए भी हो सकता है सरवाइव कर रहे हो या स्ट्रगल कर रहे हो। और
कुछ लोग हैं जो कि लेट से 20-25 हज़ार रुपए की जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कि शायद वो भी नहीं कर रहे। तो उनके लिए ये अमाउंट भी कुड बी अ गेम चेंजर इन देयर करियर एज वेल। तो आप लोग ये ज़रूर समझें कि एवरीबडी इज़ प्लेइंग इन देयर ओन लीग। और अगर आपको ये पोटेंशियल अच्छा लगता है कि जी अगर मैं लेट सपोज दराज पे अपना ई-कॉमर्स स्टोर बनाऊं, और हमने कल देखा कि अगर आप लेट से साल 2 साल भी लगाते हैं तो आप एक अच्छी पोजीशन पे खड़े हो सकते हैं, जहाँ पे हमने देखा कि वो पर्सन, हमने सिर्फ एक मिनिमम नंबर लगाया कि जी वो 3 लाख रुपए तो आराम से कमा रहा होगा। लेकिन अगर जो नए स्टोर्स को भी देखें ना, और आप लेट सपोज मैं 50 रुपए की बात कर रहा हूँ, आप 10-20 रुपए का भी अगर प्रॉफिट रखें और आपकी प्रोडक्ट सोर्सिंग आपको यहाँ से भी कोई वेंडर एक अच्छा मिल जाता है, तो सबसे पहले मेरी रिकमेंडेशन तो यही होगी कि क्रिएट अ दराज स्टोर। ठीक है, दराज स्टोर पे कंपनी वाला बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप इंडिविजुअल नो ब्रांड वाला अपना स्टोर बनाएं। ठीक है, कोई ऐसा चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका स्टोर बन जाता है। आपने सिर्फ प्रोडक्ट वहाँ से सिलेक्ट करने हैं, उनकी पिक्चर्स भी आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं, अच्छी अच्छी वीडियोस मिल जाती हैं आपको उन प्रोडक्ट्स की। ये ज़्यादातर प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली पॉपुलर होके ही पाकिस्तान में आए हुए होते हैं, तो आपके पास बहुत अच्छा इनका कंटेंट, ग्राफिक्स, वीडियोस, ये सब मिल जाता है। सो आप बहुत अच्छी तरह इन स्टोर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड देन कोशिश करें कि इवन 5-5 क्वांटिटीज़ भी अगर आप एक प्रोडक्ट की लेके, लेट से आपने कहा कि जी मैं 20 प्रोडक्ट से स्टार्ट करता हूँ और 20 प्रोडक्ट्स की मैं 5 क्वांटिटीज़ दे रहा हूँ, दैट मीन्स कि आपने 100 प्रोडक्ट्स परचेज कर लिए। एक प्रोडक्ट अगर आप 100 रुपए का भी ले रहे हैं तो आपने 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी। और 50 रुपए भी अगर आप रख के, या 100 रुपए चले आप रख के अगर सेल कर रहे हैं, तो 100 प्रोडक्ट्स पे आपके वो, लेट से वो 10,000 रुपए प्रॉफिट की सूरत में भी आपको मिल जाते हैं। 10,000 रुपए ना मिले, 5,000 रुपए मिल जाए, 2-3 हज़ार रुपए भी अगर मिल जाए, तो स्टार्ट के लिए आई थिंक इट्स नॉट अ बैड थिंग। आपको पोटेंशियल मिल जाता है, आपको एक जर्नी समझ में आ जाती है। एंड ऑल यू नीड टू डू इज कि उसको थोड़ा सा ग्रो करें। आपको जहाँ लगे कि हाँ ठीक है, 40-50 हज़ार रुपए मुझे अब मिलना शुरू हो गए, आप उस काम के लिए कोई एक बच्चा रख लें 10-20 हज़ार रुपए में, आप उसको वो काम हैंड ओवर करें। एंड देन उसके बाद लेट से 20,000 उसको मिल रहे हैं, 30,000 रुपये आपको मिल रहे हैं। आप अगेन वो कैपिटल सेव करना चाहें, सेव करके अपनी इन्वेंट्री को बढ़ाएं। और जब आपके पास एक रनिंग स्टोर या रनिंग बिजनेस चल रहा होता है ना, तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर्स भी आपके पास आ जाते हैं। आपके फैमिली फ्रेंड्स में से आ जाएंगे कि यार 50,000 रुपये का मेरा माल लगा लो। आप उनको बोल सकते हैं कि ठीक है जी, 50,000 रुपये अगर दोगे तो मैं आपको माल बिकने के बाद 10,000 रुपये का प्रॉफिट दे सकता हूँ। ठीक है, सो दे आर फाइन विद इट एज वेल, कि उनको दे आर, इट्स जस्ट स्लीपिंग मनी। तो उससे क्या होता है कि आपकी ग्रोथ के और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो आपको मिलती हैं। अब लेट से कि मैं अगर बेबी क्लोथिंग के अभी रिटेल पे काम कर रहा हूँ, B2C अभी मैं कर रहा हूँ, बट आई एम गेटिंग क्वेरीज कि जी मुझे आपका माल स्टॉक में चाहिए, मुझे 100 पीस चाहिए अपनी शॉप पे रखने हैं, मुझे 50 पीस चाहिए अपनी शॉप पे रखने हैं। तो मेरे लिए न्यू रास्ते खुलते जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यही रास्ता आपका आगे चल के ग्रो करता है कि जी फिर मैं क्वांटिटीज में सेल करना शुरू हो सकता है मैं पाकिस्तान में इन प्रोडक्ट्स का सप्लायर बन जाऊं, चेज़अप पे, इम्तियाज पे मेरे प्रोडक्ट्स रखे हुए हों। एंड हो सकता है मेरा इनफैक्ट प्लान है कि मैं आगे चल के अली बाबा के ऊपर इन प्रोडक्ट्स को रखूंगा। अच्छा, एक काम आपने ये भी करना है कि अली बाबा के ऊपर भी जो है ना सर्चिंग कीजिएगा प्रोडक्ट्स के ऊपर, स्पेशली जिस जो हमने प्रोडक्ट कैटेगरीज देखी ना, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स वगैरह, इन सबको सर्च करें कि वहाँ पे वो प्रोडक्ट्स कितने के मिल रहे हैं। देन आप देखें अली एक्सप्रेस पे वो प्रोडक्ट कितने के बिक रहे हैं। देन आप सर्च करें कि अमेजोन के ऊपर, ईबे के ऊपर, या ऑनलाइन जस्ट गूगल एड के ऑनलाइन कितने तक के सेल हो रहे हैं। सो इससे आपको मजीद आइडिया होगा कि जिस बिजनेस में, जिस इंडस्ट्री में आप जंप इन कर रहे हैं उसका कितना बड़ा पोटेंशियल है, और आगे चल के इसके कितने बड़े रिवॉर्ड्स भी हो सकते हैं। सो जब आपको एक, मैं कहूँगा कि डेस्टिनेशन नज़र आ रही होती है ना, तो ऑब्वियसली चलना तो पहले कदम को ही लेकर है, आप फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं अभी, बट यू नो कि ये मंजिल आपको, मतलब ये रास्ता आपको कौन सी मंजिल तक पहुंचा सकता है। ठीक है जी। शलीना, सवाल है कोई आपका? सर नो जी।
सर अभी आपने कहा कि ना वैसे तो मैं डिमोटिवेट करता हूँ लाइक स्टूडेंट्स को, तो ये अभी आपने जी, किया नहीं है हमें, तो जरा कर दीजिए प्लीज, मतलब आई वांट टू हियर आप क्या कहना चाह रहे हैं अबाउट द नहीं मैं वही डिमोटिवेशन बात कि बता लाइक रहा हूँ कि क्या जैसे क्या। मैंने आपको ये बात बताई ना कि बेहतर तरीका ये होता है कि आप मैन्युफैक्चरर से जाके डायरेक्ट प्रोडक्ट खरीदें, ठीक है। लेकिन मैं साथ में ये भी बताता हूँ कि मुझे 10 साल लगे वो मैन्युफैक्चरर ढूंढने में, मुझे 10 साल लगे उतने पैसे जमा करने में जिससे मैं एक मैन्युफैक्चरर से डील कर सकूं, एंड स्टिल मुझे जो है ना मतलब उसको पार्टनर बनाना पड़ा। ऐसा नहीं था कि मैंने उससे बस जाकर परचेजिंग कर ली। तो मैं चाहता ये हूँ कि आप सभी जो है ना ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा बेहतर प्राइसिंग के ऊपर काम करें और बड़े प्लेग्राउंड में खेलें। लेकिन उसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि जो पहले स्टेप है, क्योंकि दराज स्टोर मैंने भी बना के चलाए, बेसिक इवन फेसबुक मार्केट प्लेसेस पे हमने सेल किए। तो ये ना समझें कि भाई अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ और मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि इसका असल या मेजर प्रॉफिटेबल सिनेरियो ये है, तो आपने यही करना है, ऐसा नहीं है। यू नीड टू स्टार्ट स्मॉल, बेबी स्टेप्स लेके आपने ग्रो करना है, एंड देन यू आर गोइंग टू रीच टू द नेक्स्ट लेवल। जी शलीना। सर मैंने पूछना था, लाहौर में कोई मार्केट विजिट अरेंज करवा सकते हैं? लाहौर में असल में आई डोंट थिंक कि हमारी मैन पावर है, लेकिन लाहौर की मैं कुछ मार्केट्स आपको सजेस्ट कर सकता हूँ जहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट्स मिल बिल्कुल। जाएंगे। सो इफ यू वांट टू विजिट तो आप वहाँ जाके देख सकती हैं। जी जी बताएं। ठीक है, ये भी मैं आपको सर्च करके बताऊंगा। ठीक है, आई जस्ट अपडेट ऑन द ग्रुप। ऑलराइट। असल में सबसे जी। बड़ी मार्केट शालमी है, लाहौर में शालमी है, जहाँ पूरा चलिए। पंजाब आता है। हाँ जी। और ये ई कॉमर्स के प्रोडक्ट्स मिलेंगे वहाँ पे? जी जी बिल्कुल, वहीं पे वो सर्च करनी पड़ेगी, वहाँ बेतहाशा प्रोडक्ट्स हैं, बेतहाशा। जी चलिए, बेस्ट है। सर जी ये जीशान। होलसेल बाइंग कहाँ से हो सकती है? होलसेल बाइंग की भी अलग अलग मार्केट्स होती हैं, अब वो भी सर्च करनी पड़ेगी। जैसे कराची में बोल्टन मार्केट है, ठीक है। इवन अगर आप जो जो अभी जिस मार्केट में हम जा रहे हैं उनसे भी अगर आप बात करें ना, तो होलसेल में वो भी प्रोवाइड कर देंगे। या फिर आपको बस वही है कि वन वे से सेकंड वे आप उनसे बात कर सकते हो कि यार अगर मुझे 1000 पीस चाहिए, मुझे इसके जो है ना इतने पीस चाहिए, तो आप अरेंज कर सकते हो या वो आप रिकमेंड कर देंगे। दूसरा, कराची में तो मुझे पता है कि बोल्टन मार्केट से आपको मिल सकती है। अदरवाइज बेहतर ऑप्शन ये होता है कि आप जब उस प्रोडक्ट को सर्च करेंगे ना कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए, गूगल पे सर्च करें, फेसबुक पे सर्च करें, ग्रुप्स वगैरह पे, तो आपको बहुत सारे उसके सप्लायर ऐसे मिल जाते हैं जो कि होलसेल रेट में। अच्छा, होलसेल पे भी अगेन वही चीज़ है कि अगर चाइना इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं तो वो सबके पास ना मोर और लेस इन्हीं रेट्स पे आते हैं, 5-10 रुपए के डिफरेंस पे। लेकिन अगर आप लोकल प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं, जैसे लेट सपोज मैंने बताया कि जी अब मेरा दोस्त है वो थर्मोपोल सेल करता है, अब उसका थर्मोपोल हेलमेट्स के अंदर भी लग रहा है, उसका थर्मोपोल ये जो टॉयज कंपनीज हैं उनके प्रोडक्ट्स के अंदर भी लग रहा है, तो वो उसका डाई बना के उसको मोल्ड करके उस हिसाब से वो ऑर्डर दे देते हैं। सो नाउ इट्स अप टू यू कि आप जो भी प्रोडक्ट सर्च करें, कोशिश तो करें कि सबसे पहले उसकी फैक्ट्री पाकिस्तान में ढूंढें और उस फैक्ट्री को ईमेल कर दें, कॉल करके बोलें कि जी आई वांट टू पे अ विजिट, मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, आई वांट टू डू अ सर्वे, या मैं इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हूँ, आई जस्ट वांट टू लर्न। एंड ट्रस्ट मी क्या यू विल बी सरप्राइज क्या आपको जो है ना कितनी अपॉर्चुनिटीज आपकी मिल सकती हैं जस्ट बिकॉज यू आस्क्ड फॉर इट। हम लोग रिसर्च ही नहीं करते, हम लोग वो इनिशिएट ही नहीं लेते, जिसकी वजह से आज तक हमें कभी वो रिवॉर्ड्स ही नहीं मिलते। तो जीशान, सवाल है कोई आपका? यस सर, आपने भी दराज का बता रहे थे, थोड़ा सा अगर आप जी। ब्रीफली बता सकें दराज का एक्सपीरियंस आपका क्या रहा था, कितने से आपने स्टार्ट किया, कब तक किया, और वो तजुर्बा कैसा रहा आपका? यह थैंक यू। दराज का एक्सपीरियंस ये रहा कि दराज पे जो है ना मुझे जो सब मैंने असल में काम ये किया था कि आई वॉज डूइंग एवरीथिंग ऑन माई ओन। तो मैंने कुछ चाइना से हेडफोन्स और वॉचेस जो थी वो इंपोर्ट करवाई थी, कंपनी थी हेलो के नाम से, ठीक है। शाओमी मोबाइल का ही एक ब्रांड है हेलो, HAYLOU। तो मुझे जो था, एक मेरा दोस्त है, ही इज इनटू दी शिपिंग, वो चाइना से जो है ना प्रोडक्ट्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसने कहा कि जी मेरे पास जो है ना ये प्रोडक्ट्स हैं, मैं तुम्हें भेजता हूँ और इसकी जो है ना मैं तुम्हें ऑफिशियल लाइसेंसिंग भी दिलवा दूंगा पाकिस्तान में। सो आई वॉज द
वन ऑफ द 2 और 3 पीपल जिनके पास ऑफिशियल लाइसेंस है इस प्रोडक्ट को सेल करने का। लेकिन जब सर्च किया तो देखा कि मार्केट में भी वो प्रोडक्ट अवेलेबल है और प्राइसिंग भी मोर और लेस 150 रुपये या 500 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस पे वो सेल हो रही है। काफ़ी सारी जो सरीना मोबाइल मार्केट या मोबाइल मार्केट डिफरेंट है। चैलेंज फिर मुझे ये आया कि ब्रांड इस्टेब्लिश कर दिया हमने हमने वेबसाइट बना दी, ई कॉमर्स बना दी और डेली बेसिस के ऊपर मेरे पास ऑन एवरेज 4-5 ऑर्डर मुझे आना भी शुरू हो गए। पर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब मैं दराज पे उसको लिस्ट किया ना, तो एक तो चैलेंज ये था कि दराज पे आपका उनका कोई कुरियर का बंदा नहीं आता आपसे पिक करने के लिए। यू हैव टू गो एंड डिस्पैच इट ऑन टू देयर सर्विस सेंटर। और उसकी भी टाइमिंग इनकी ऐसी है कि शाम 4 बजे से पहले-पहले आपने डिस्पैच करना है। एंड आई वाज़ डूइंग फ्रीलांसिंग, तो मेरे लिए सो के उठना ही 4 बजे बहुत बड़ा चैलेंज था। तो एक तो वो इश्यू मुझे फेस हुआ कि व्हाई डू आई हैव टू गो, जबकि जो मेरी वेबसाइट से ऑर्डर मैं कर रहा हूँ और टीसीएस वालों के थ्रू कर रहा हूँ, तो वो तो मेरे डोर स्टेप पे आके मुझसे प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं, चाहे एक प्रोडक्ट ही क्यों ना हो। दूसरा फिर ये था कि दराज को रेगुलरली बेसिस के ऊपर मैनेज करना, फिर उसकी जो पूरी एसईओ रैंकिंग करना एंड एवरीथिंग। और फिर दराज पे कंपटीशन भी था कि मैनी अदर सेलर्स वर सेलिंग दैट थिंग। तो मेरा मोर और लेस देखें आइडिया वो यही था कि इनफैक्ट उस ब्रांड पे भी मेरा कॉन्सेप्ट यही था कि आई वांट टू लर्न। और उसी से अंदाज़ा हुआ कि क्योंकि प्रोडक्ट पे जब आपकी प्रॉफिट मार्जिन्स फिक्स्ड होते हैं तो आप उसको ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते। देन उसके बाद ये कोविड बीच में आ गया जिसकी वजह से शिपमेंट रुक गई। और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये बड़ी जल्दी-जल्दी इनके नए-नए वेरिएंट्स भी आते रहते हैं कि आज मैं एक ईयरबड्स यूज़ कर रहा हूँ, 2 महीने बाद उसका एक नया वेरिएंट आ गया तो पुराना वाला कोई नहीं पूछ रहा। कोई स्मार्ट वॉच यूज़ कर रहे हैं, अगले में उसने नया बेहतर सॉफ्टवेयर दे दिया। तो मेरे पास वो इन्वेंटरी भी बल्क में जो है ना स्टोर होती जा रही थी। तो वो मुझे बड़े चैलेंजेस मिले। तो इट वाज़ नॉट एग्ज़ैक्टली अबाउट दराज़, बट इट वाज़ मोर अबाउट द होल बिज़नेस प्रोसेस जो मैं चला रहा था। इट वाज़ नॉट वेरी मच वायबल फॉर मी। ठीक है, बाकी बेबी क्लोथिंग का मैंने किया था, लेकिन उसमें फिर वही चैलेंज आ जाता है कि रिटर्न्स बहुत आना शुरू हो गए थे। एंड देन उसके बाद जो मार्केट है, क्योंकि अब वहाँ पे कोई बेबी क्लोथिंग लिख रहा है, तो उसको 200-300 रुपए का भी प्रोडक्ट मिल रहा है एंड देन उसके बाद मेरे प्रोडक्ट 1000 रुपए के भी हैं। तो ऑर्डर फ्रीक्वेंसी भी मेरी एज़ सच नहीं चल रही। लेकिन हाँ, इफ़ यू आर अ ब्रांड, ठीक है, और उस ब्रांड के बाद अगर आप दराज़ पे अपनी प्रेज़ेंस बनाना चाहते हैं, दैट्स फाइन। क्योंकि एक अच्छा मीडियम है जहाँ पे आपको एज़ सच जो है ना, अब तो चलें एडवर्टाइज़ भी करना पड़ता है। उस टाइम पे आपको एड्स वगैरह का भी कोई ऐसा सिनेरियो नहीं था, आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स मिलते थे। थोड़ा-सा कमीशन दराज़ को देना है, थोड़ी बहुत डिलीवरी फ़ीस तो आप वैसे भी चार्ज कर रहे हैं। तो ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस एंड you can start from Daraz if you are a newbie and you want to experience this thing। क्योंकि अगर आप दराज को एक्सपीरियंस कर लेंगे ना, तो आपके लिए ना अमेजोन मुश्किल रहेगा, ना एटसी मुश्किल रहेगा, कोई भी मार्केट प्लेस आपके लिए फिर मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि मोर और लेस सबका सिनेरियो सेम ही होता है। थोड़ी बहुत फील्ड्स अप डाउन होंगी, थोड़ा बहुत जो है ना फील्ड्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, बट अदर देन दैट प्रोसेस सेम है। एग्जैक्टली। ठीक है गाइस, तो आज की क्लास को यहाँ कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह कल मिलते हैं सेंट्रल मॉल में एंड आई एम जस्ट गोना बी वर्किंग ऑन इट फ्रॉम नाउ। ठीक है, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।